हे गाइस, वेलकम बैक। तो इडियम और फ्रेजेस के पार्ट 1 के बाद हम आ गए हैं इसके पार्ट 2 पर। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इडियम इज अ पीस ऑफ केक। जब किसी केक का पीस हम खाते हैं तो वो कितना सॉफ्ट लगता है, नरम होता है और मुंह में यूं ही घुल जाता है। तो कोई भी काम जो बहुत आसान होता है करना, उसे हम कह देते हैं अ पीस ऑफ केक। और हिंदी में बोले तो बिल्कुल हलवा होना, ये तो बिल्कुल हलवा है, इसे तो कोई भी कर लेगा। वेरी इजी टू डू, बिल्कुल हलवा। जैसे मैंने हिंदी में बता दिया, इससे आप एकदम समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई थॉट द एग्जाम वुड बी डिफिकल्ट बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक। मुझे लगा एग्जाम थोड़ा सा कठिन होगा, बट ये तो बिल्कुल हलवा था। अब इससे मिलते जुलते जो कुछ इडियम है वो देख लीजिए। अ चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चे का खेल, है ना, पढ़ के ही आप समझ गए। वॉक इन द पार्क, पार्क में टहलना कितना आसान काम होता है, ईजी पीजी, ये तो बस ईजी पीजी है। नो स्वेट, जिसमें कोई पसीना ना बहाना पड़े यानी मेहनत ना करनी पड़े। आई कंप्लीटेड द टास्क विद नो स्वेट, मैंने बिना मेहनत के टास्क कंप्लीट कर लिया। ब्रीज यानी ठंडी हवा का झोंका, कितना सुकून देता है, कितना आसान सा होता है ना। तो आई थॉट द एग्जाम वुड बी डिफिकल्ट बट इट वॉज अ ब्रीज, कितना आसान था, यूं ही कर लिया, जैसे हवा का झोंका निकल जाता है। अ पीस ऑफ द एक्शन और अ स्लाइस ऑफ द एक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार पॉलिटिशियंस यानी जो नेता हैं हमारे, वो क्या करते हैं, किसी के और काम को अपना बताने लगते हैं कि ये हमने किया है, हमारी गवर्नमेंट ने किया है। यानी काम कोई और करता है और उसमें अपना शेयर दिखाने लगते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है। अच्छा क्रेडिट हमेशा लेने को तैयार रहते हैं। तो बस वही जो इन्वॉल्वमेंट है ना किसी के और सक्सेसफुल काम में, वही होता है अ पीस ऑफ द एक्शन और अ स्लाइस ऑफ द एक्शन। इन्वॉल्वमेंट इन समथिंग सक्सेसफुल दैट समवन एल्स हैज़ स्टार्टेड, यानी किसी और ने काम शुरू किया, अगर वो सफल हो गया तो उसमें अपना शेयर लेने लगते हैं कि हम भी इस काम में थे, हमने ही ये काम शुरू किया था। किसी के सफल काम में अपनी भागीदारी दिखा। इसका एग्जाम्पल है, ये आई थिंक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द न्यू एम्प्लॉय वांटेड डैश ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट सो ही आस्क्ड, यहाँ पर ही आएगा, सो ही आस्क्ड फॉर अ शेयर ऑफ द ओनरशिप। जो नया एम्प्लॉय था वो कंपनी के प्रॉफिट में कुछ चाहता था। क्या चाहता था, ये यहाँ पर इन्होंने हिंट दे दिया है कि सो ही आस्क्ड फॉर अ शेयर ऑफ द ओनरशिप। तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन होंगे, तो उसमें से ये ऑप्शन ठीक था, अ पीस ऑफ द एक्शन और अ स्लाइस ऑफ द एक्शन। द न्यू एम्प्लॉय वांटेड अ स्लाइस ऑफ द एक्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट सो ही आस्क्ड फॉर अ शेयर ऑफ द ओनरशिप। ठीक है, इसी से मिलते जुलते जो है अ पीस और अ स्लाइस ऑफ द पाई, ये तो सेम ही है, एक्शन की जगह पाई कर दिया। नहीं, पाई, पाई एक डिश होती है ना, उसमें से एक हिस्सा लेना। अ बाइट ऑफ द एप्पल, एप्पल का एक बाइट ले लो, उसमें भी अपना हिस्सा दिखा दो। ठीक है। अ चंक ऑफ द मार्केट, मार्केट यानी जो काम धंधा है उसमें एक अपना चंक, अपना एक प्रॉफिट लेना, अपना एक हिस्सा लेना, सब इसी से रिलेटेड। कट मी इन यानी मुझे भी अपने प्रॉफिट में शामिल कर लो, कट मी इन, अंदर ले लो अपने प्रॉफिट में। गेट इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर यानी कि शुरुआत, तो शुरुआत में ही जो काम शुरू किया होता है वहीं से अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देता है, गेट इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। लगभग सबका एक ही मीनिंग है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अ वाइल्ड गूज चेज, अ परस्यूट और सर्च दैट इज फ्यूटाइल, यानी कोई ऐसा प्रयास, कोई ऐसी खोज जो निरर्थक है, फ्यूटाइल है, बेकार है। व्यर्थ की खोज, समय की बर्बादी, यानी इस काम से कोई बेनिफिट नहीं मिल पाना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है और एक पैटर्न को समझिए। The police were led on a dash by the suspect who gave them false clues about his whereabouts। अब देखिए यहाँ से आपको नहीं पता लगेगा कौन सा इडियम आएगा। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है who gave them false clues, तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो सस्पेक्ट था उसने झूठी बातें बताई, सारे झूठे क्लूज दिए, जिससे उसके वेयर अबाउट्स के बारे में, जिससे कुछ पता नहीं लगा, कुछ हाथ नहीं लगा, यानी कि सब बेकार ही गया। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अ वाइल्ड गूज चेज ईडियम फिट बैठेगा। ऐसे ही अभी इससे पहले एग्जाम्पल में जो था, वहाँ भी सेकंड लाइन में एक क्लू दे रखा होता था कि आप किस तरीके से ईडियम को ढूंढें। तो इस पैटर्न को थोड़ा सा समझ लेना। इससे मिलते जुलते ही मीनिंग वाले ईडियम्स हैं ऑन अ फूल्स एरेंड, है ना, एरेंड, इसका भी मतलब वही हुआ, कोई मूर्ख व्यक्ति है उसके काम हमेशा व्यर्थ के ही होते हैं ना, मूर्ख, तभी तो कहते हैं ये तो मूर्ख है। अब जो मूर्ख होते हैं वो व्यर्थ की ही बहस करते हैं, व्यर्थ के ही काम करते हैं।
अ नीडलेस और प्रॉफिटलेस एंडीवर, यानी कि जिसका ना कोई लाभ है ना कोई ज़रूरत है, ऐसा प्रयास कर। अ स्नाइप हंट, इसके ओरिजिन को समझते हैं। पुराने ज़माने में ना मनोरंजन के ज़्यादा साधन तो होते नहीं थे, तो उनमें से शिकार करना एक सबसे बड़ा मनोरंजन का उनके लिए साधन था। तो शिकारियों का एक ग्रुप बन जाता था। अब उनके ग्रुप में कोई और नया शामिल होने जा रहा है या कोई नया शिकारी है जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके साथ वो मजाक किया करते थे। तो उससे कहा करते थे कि भाई स्नाइप एक जानवर है, उसका शिकार करके दिखाओ तो हम जाने। अब स्नाइप कोई जानवर था ही नहीं, ये तो एक काल्पनिक जानवर था जो उन्होंने बना रखा था। उससे कहते थे कि ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, इतने उसके बड़े उसके पैर हैं, इतने बड़े उसके पंजे हैं, ऐसा है वैसा है, और उसको जंगल में अकेला छोड़ देते थे जब तक कि उसे रियलाइज़ होता था कि वो तो निरर्थक प्रयास करता है, जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहा है वो एक्चुअल में है ही नहीं। तो ये हो गया ना बेवकूफ़ी वाला काम, समय की बर्बादी। तो ये हो गया हमारा स्नाइप हंट, यानी इस टाइप का कोई जानवर ही नहीं है, एक तरीके का मजाक करते थे। मीनिंग इसका वही है, व्यर्थ की खोज, समय की बर्बादी। नेक्स्ट है चेजिंग रेनबोज। अब रेनबोज यानी कि इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का आप पीछा करोगे, क्या कभी आपके हाथ लग जाएंगे? इंद्रधनुष होता क्या है? सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन है जो हमें दिखाई देता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे आप हाथ से पकड़ लें। तो ये भी, इसका मीनिंग भी वही है, अनरियलिस्टिक गोल का पीछा करना, यानी कि जो चीज़ है ही नहीं उसमें अपनी एनर्जी लगाना, व्यर्थ करना, बर्बाद करना। चेजिंग शैडोज, सेम मीनिंग है, ये भी परछाई का पीछा करके आप क्या हासिल कर लोगे? कुछ भी हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट, बी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत दिशा में प्रयास करना। टिल्टिंग एट विंडमिल्स, ये कोई कहानी से लिया गया है। जैसे कॉमिक्स छपती हैं बच्चों के लिए, ऐसे ही कोई पहले मनोरंजन की कहानियाँ छपा करती थी। उसमें एक ये था कि एक बंदा है जो सपना देखता है कि मैं हीरो हूँ और मैं हीरो जैसे काम कर रहा हूँ, राक्षस आ रहे हैं और मैंने कैसे मार रहा हूँ। तो वो सपने में ये इमेजिन करता था कि जैसे ही राक्षस आए हैं मैंने विंड मिल्स को टिल्ट किया और उनकी पंखड़ी, जो उनके फैंस होते हैं ना, उनसे उसको राक्षसों को मार दिया। तो ऐसा वो इमेजिन किया करता था, ड्रीम देखा करता था, यानी कि रियल में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो वो भी यही हो गया, अनरियलिस्टिक गोल का पीछा करना, यानी कि इसका मीनिंग भी ना आपका यही आएगा, अनरियलिस्टिक गोल का पीछा करना। आई होप ऑल आर क्लियर। एट द 11th आवर, एक घड़ी में 12 नंबर होते हैं और दिन में वो 2 बार घूमती है, यानी कि एक राउंड पूरा करने के बाद एक राउंड और पूरा होगा तब 24 घंटे पूरे होते हैं। टोटल 12 नंबर है। जब पूरा राउंड लेगी तो यानी कि सबसे लास्ट राउंड 11 से स्टार्ट होगा, जो अंतिम चरण बचेगा। तो बस वही है कि आखिरी मौके पर, एंड मौके पर, एट द 11th आवर का मीनिंग आता है एंड मौके पर। अब देखिए, टू डू समथिंग एट द वेरी लास्ट मिनट, यानी बिल्कुल आखिरी समय में कुछ करना, जस्ट बिफोर अ डेडलाइन। ये एक डेडलाइन आ गई, अब तो टाइम बचा ही नहीं, अब तो कुछ भी करके देना है। जैसे हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में हमेशा जो पुलिस होती है वो एट द 11th आवर पर ही पहुंचती है। अब इसके एग्जाम्पल को देखिए जो एग्जाम में पूछा गया है और पैटर्न को समझिए। देखिए, डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स द नेगोशिएशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द यूनियन फेल्ड बट एन एग्रीमेंट वॉज फाइनली रीच्ड। अब पहले इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट और यूनियन के बीच जितनी भी नेगोशिएशन थी वो फेल होने के बावजूद से हमें पता लगता है कि कुछ गुंजाइश रही है, लेकिन लास्ट में एक समझौता फाइनली पहुंचा। कब पहुंचा? एट द 11th आवर। अब इससे मिलते जुलते मीनिंग वाले देखिए, इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल यही है, बिल्कुल निक ऑफ टाइम, अगर बचा ही नहीं है टाइम, बिल्कुल एंड मौके पर, इसका भी मीनिंग यही है। डाउन टू द वायर, अंडर द वायर, डाउन टू दी वायर और अंडर दी वायर, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, है भी तो बहुत माइनर सा, उसे नहीं समझेंगे अदरवाइज कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो इसलिए आप दोनों को समझिए कि कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, डाउन टू दी वायर और अंडर दी वायर। होता क्या था, जब हॉर्स रेसिंग होती थी, यानी कि घोड़ों की रेस होती थी, तो उसमें ये पता लगाने के लिए कि कौन सा घोड़ा पहले आया है, जजमेंट करने के लिए, तो एक ना डेडलाइन से ऊपर एक पतली सी वायर लगा दी जाती थी जिससे वो क्रॉस करें, वायर टूटे तो पता लग जाए, पतली सी होती थी बहुत। तो वो लास्ट मोमेंट हो गया, वो वायर क्या हो गया? लास्ट मोमेंट। उसके करीब जो होगा वो डेडलाइन के करीब है, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट
डाउन टू द वायर और अंडर द वायर, तो वहाँ से ये फ्रेज आ गया है। अब नेक्स्ट देखिए, इन द फाइनल स्ट्रेच। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे कोई धागा है या किसी भी चीज़ को, कोई रबर है, जब हम उसको ज़्यादा खींचते हैं तो वो क्या होगा, फाइनल में टूट जाएगा। तो बस एक फाइनल स्ट्रेच होता है कि इससे ज़्यादा खींचा तो वो टूट जाएगा, वो लास्ट मोमेंट है। इन द फाइनल स्ट्रेच यानी अंतिम चरण में। क्लियर है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अ डाइम अ डजन, आपने मार्केट में सुना होगा, कई बार देखा होगा, अक्सर हम देखते हैं मार्केट में कि 10 का 2, 10 का 12, 10 का 12, 10 का 12 कोई आइटम, बस वही है अ डाइम अ डजन, यानी थोक के भाव मिलना बहुत कॉमन है और वो बहुत ज़्यादा थोक के भाव मिल रही है वो चीज़। बस समथिंग इज़ कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, थोक के भाव। एग्जाम्पल देखिए, बुक्स लाइक दिस आर अ डाइम अ डजन, ऐसी किताबें तो थोक के भाव मिलती हैं। इन टुडेज मार्केट स्किल्ड वर्कर्स आर अ डाइम अ डजन, आजकल तो मार्केट में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो तो थोक के भाव भरे पड़े हैं, मतलब बहुत ही कॉमन है, कहीं भी मिल जाएंगे, इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है स्किल्ड वर्कर को ढूंढना। अब इससे जो सेम मीनिंग रखने वाले हैं वो है एज कॉमन एज डर्ट, ये तो इतना कॉमन है जैसे कि धूल हर जगह मिल जाती है ना, आप कहीं भी देख लो धूल तो पड़ी रहती है, बस ठीक इतना कॉमन है जैसे कि धूल कहीं भी मिल जाती है, धूल का कण, एज कॉमन एज डर्ट। टू अ पेनी, ये तो एक पेनी के 2 मिलते हैं, 10 अ पेनी, ये तो एक पेनी के 10 मिलते हैं, बहुत इजी ईडियम है, अ डाइम अ डजन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एट अ स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर फेंक के मारिए और देखिए वो कितनी दूर तक जाएगा, कितनी दूर तक जा सकता है, थोड़ी दूर ही जाएगा ना, पास में यानी बगल में, कोई चीज़ बहुत नज़दीक होना, बगल में होना, उसे हम बोलते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो। एग्जाम्पल देखिए, द सिटीज़ मेन रेलवे स्टेशन इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो टू माई हाउस, जो शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है वो मेरे घर के जस्ट बगल में ही है, यानी बहुत नज़दीक है। अब इससे सेम मीनिंग वाले इडियम्स हैं, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, इसको समझिए ध्यान से। ये इडियम हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कोई इवेंट है वो बहुत आने वाला है, जैसे कि किसी फिल्म का सॉन्ग इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, एक म्यूज़िक एल्बम है किसी की वो आने वाली है, तो माई म्यूज़िक एल्बम इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, माई नेक्स्ट वीडियो इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट देखिए, विद इन आर्म्स लेंथ, ये तो वही आ गया बगल में, यानी आर्म्स की कितनी लेंथ होती है आपकी बगल में, आप बताएंगे बस अरे यही तो है आर्म्स लेंथ। इन स्पिटिंग डिस्टेंस, स्पिट, एक इंसान स्पिट कितनी दूर तक कर सकता है, यानी बहुत नज़दीक बगल में, वही सेंस दे रहा है। अ शॉर्ट वॉक अवे, नहीं थोड़ा सा ही पैदल चलना है, बस वहीं पर है, थोड़ी ही दूर है, अ शॉर्ट वॉक की डिस्टेंस है, ठीक है, अ शॉर्ट वॉक अवे। एज डेड एज अ डोर नेल, किसी दरवाजे की पुरानी कील जब वो गल जाती है, जंग लग जाती है, तो वो किसी काम की नहीं रहती, बल्कि दरवाज़ा भी उसकी वजह से बेकार हो जाता है। तो बस वो जो डोर नेल है वो इतना पुराना है कि अब बेकार है, बिल्कुल मर गया है, आउटडेटेड है, पुराना है, बहुत ही बेकार है। अब एग्जाम्पल देखिए, द कंपनीज ओल्ड बिजनेस मॉडल इज़ एज डेड एज द डोर नेल इन टुडेज डिजिटल एज, आज की डिजिटल एज में जो कंपनी का पुराना बिजनेस मॉडल है वो एज डेड एज अ डोर नेल है, यानी कि आउटडेटेड है, पुराना है, बहुत ही बेकार है, किसी काम का नहीं है, इनएक्टिव है, वो काम ही नहीं करेगा। सेम से मीनिंग वाले जो ईडियम है वो देखिए, डेड इन द वाटर, डेड इन द वाटर, कोई शिप जब समुद्र के बीच में ही काम करना बंद कर दे, वहीं इनएक्टिव हो जाए, इनऑपरेबल हो जाए, तो क्या सिचुएशन आएगी, यानी कि वो बेकार हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। डेड इन द वाटर यानी पानी में उसने काम करना बंद कर दिया, इनएक्टिव है, अब ये बेकार है, अब ये काम नहीं करेगा। ऑन द स्क्रैप हीप, स्क्रैप माने होता है कूड़ा, हीप माने ढेर होता है, कूड़ा यानी कि जो अब हमारी यूज़ की नहीं है, वो बेकार, रद्दी, तो कूड़े के ढेर में अगर कोई चीज़ अब आ गई है तो वो आउटडेटेड हो गई है, बेकार हो गई है। आउट ऑफ द कमीशन, आउट ऑफ द कमीशन को समझते हैं पहले, कोई शिप बेकार हो जाए या उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत हो, उसके पार्ट्स ठीक से काम न कर रहे हो, तो उसको कहा जाता था आउट ऑफ द कमीशन, यानी कि वो अब काम नहीं कर रहा है, बेकार हो गया है। अब उसको रिपेयर करने के बाद जब वो शिप ठीक हो जाता था तो उसके लिए एक वर्ड आया इन कमीशन, हाँ दिस शिप इज़ इन कमीशन, यानी कि अब ये रेडी है। लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया है, मेन हमारा यही है आउट ऑफ द कमीशन। अ पाइप ड्रीम, ख्याली पुलाव,
पाइप यानी कि एक सिगार टाइप होती थी, उसको पाइप बोलते थे, और उसके अंदर ओपियम भरा जाता था, अफीम। और उसको लेने के बाद जो उसके नशे में लोग जो ख्वाब देखते थे, अलग ही दुनिया होती थी एक। अगर आपने संजू मूवी देखी होगी तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो ड्रग्स जब इनटेक करता था उसके बाद वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता था। तो वाली जो स्थिति है ना, एक अलग दुनिया में पहुंच जाना, नए ख्याली पुलाव बनाना, जो जिनका असलियत से दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है वास्तविकता से, उन्हें कहते हैं अ पाइप ड्रीम। अब इस पाइप से यानी कि वो ओपियम का पाइप है जिसमें ओपियम भर के वो लोग एक सिगार के रूप में से पिया करते थे। तो आप इसे समझ सकते हैं, अब ये याद रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही थिंक्स ही कैन क्लियर द यूपीएससी एग्ज़ाम विदाउट स्टडिंग बट इट जस्ट अ पाइप ड्रीम। उसे लगता है कि बिना पढ़ाई के वो यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, ये तो एक बस ख्याली पुलाव है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब इससे मिलते जुलते मीनिंग वाले हैं अ कासल इन द एयर, हवाई किले बनाना। ये तो इसके नाम से ही पता लग रहा है ना, इसे सभी जानते हैं, हिंदी में आराम से समझ जाएंगे। फूल्स पैराडाइज, वही मूर्ख का स्वर्ग। मूर्ख व्यक्ति कैसी बातें करेगा, वही बातें करेगा ना जो वास्तविकता से जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, वही ख्याली पुलाव बनाना, ऐसी बातें करना, फैंसीफुल बातें करना। तो फूल्स पैराडाइज। पाई इन द स्काई, पाई इन द स्काई यानी कि आसमान में पाई एक स्वीट डिश होती है ना, बताया था। तो उसको आसमान में आप कैसे बनाएंगे, आसमान में कुछ बन सकता है नहीं ना, वो भी ख्याली पुलाव ही है। यानी कि ऐसी योजना जो असंभव है, असंभावी योजना। एक्स इन मूनशाइन, इसका मतलब भी यही होता है, फैंसीफुल चीज़ें। ये एक तरीके की डिश होती थी, बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनती थी पुराने ज़माने में। इसमें एग का योक चाहिए था, योक जो येलो पार्ट होता है, और दूसरा रोज़ वाटर और शुगर। तो बहुत ही सिंपल चीज़ों से ये डिश ऐसे बनाई जाती थी और इसका नाम बड़ा फैंसीफुल रख दिया था, एग्स इन मूनशाइन। तो यानी कि सिर्फ फैंसीफुल दिखाने के लिए है, बताने के लिए, असलियत में कुछ नहीं है। ठीक है, एग्स इन मूनशाइन वो भी सेम ही मीनिंग देता है। नेक्स्ट है एट क्रॉस पर्पसेस, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन सभी के पर्पसेस क्या है, क्रॉस कर रहे हैं आपस में। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, मतलब समझ ही नहीं पा रहा है, अपनी अपनी समझाने में लगे हुए हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक कन्फ्यूजन है, यानी कि एट क्रॉस पर्पसेस, सबका पर्पस ही अलग है, वो अपनी बात समझाने में लगे हुए हैं और आपस में क्रॉस कर रहे हैं, सेम है ही नहीं। तो अब आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है, द टीम मेंबर्स वर डैश एंड couldn't complete the project on time। ठीक है, तो हमारा एट क्रॉस पर्पस ये यहाँ पर आ जाएगा। सेम मीनिंग देने वाले अदर इडियम्स हैं, टू बी ऑन डिफरेंट वेव लेंथ्स। वेव लेंथ्स आती है यानी कि सबकी अलग अलग वेव लेंथ्स आ रही है। ठीक है, टू बी ऑन डिफरेंट यानी फिर वही मतभेद होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कन्फ्यूजन होना। आपकी वेव लेंथ अलग है, मेरी वेव लेंथ अलग है। अगर इसका ऑपोजिट हो कि सब एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, तब हम यूज़ कर लेंगे सेम वेव लेंथ्स, ऑन सेम वेव लेंथ्स। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके से, दोनों तरीके से ये एक फ्रेज बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू बी आउट ऑफ सिंक। सिंक का मतलब होता है सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई वीडियो जैसे कभी हमारी वीडियो में भी होता है, मूवीज़ में भी लिपसिंग अलग होती है, जो बैकग्राउंड की साउंड है वो अलग होती है, यानी कि एक सिंक्रोनिसिटी नहीं आ पाती। ऐसे ही जब सोल्जर्स प्रैक्टिस करते हैं, वो कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो कई बार उनके कदम एक दूसरे से मैच ना करे, तो यानी कि सिंक्रोनिसिटी नहीं है, आउट ऑफ सिंक्रोनिसिटी। बट यहाँ पर जो मतलब है वो ऐसे आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग से, कन्फ्यूज़न से, यानी कि सबके अलग अलग अपने मत हैं, कोई एक मत है ही नहीं, सब आउट ऑफ सिंक है। देखिए, टू बी एट ऑड्स विद ईच अदर यानी कि डिसएग्रीमेंट। इसका तो सीधे सीधे सिंपल मतलब है डिसएग्रीमेंट, एक दूसरे के खिलाफ होना, एक दूसरे के विरुद्ध बात करना, मानना ही नहीं। यहाँ तो कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, समझ नहीं पा रहे हैं, और यहाँ तो समझ ही नहीं रहे हैं, समझना ही नहीं है, डिसएग्रीमेंट है कि हम तो अग्री करते ही नहीं है। तो थोड़ा सा एक्सट्रीम है इससे, ये टू बी एट ऑड्स विद ईच अदर, तो इतना डिफरेंस है, इसको याद रखना। एज फिट एज अ फिटल, इसका मीनिंग तो होता है वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिडल क्या होता है? फिडल एक वायलिन टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
उसमें क्या होता है, उसकी शेप वगैरह बड़ी अच्छी होती है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, आवाज़ भी और कई तरीके के उससे म्यूज़िक बाहर निकलते हैं, तो वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो फिडल को इसलिए यूज़ करने लगे एज फिट एज अ फिडल। इसका एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस ही वॉज डैश एंड रेडी टू वर्क, यानी कि बीमारी से उबरने के बाद वो इतना फिट था जैसे फिडल हो और काम करने के लिए तैयार था। अब इससे रिलेटेड है इन द पिंक, पिंक यानी गुलाबी, सब कुछ गुलाबी गुलाबी हो ना, सब पिंक है तो यानी बढ़िया ही बढ़िया है, अच्छी हालत है। इन फाइन फैटल, देखिए फैटल का मीनिंग होता है शेप, किसी चीज़ की अच्छी शेप होना, रंग रूप होना, इन अ फाइन फैटल, तो इसका मतलब हो गया अच्छी हालत में। इन टॉप शेप, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। इन गुड निक, इसका भी मीनिंग यही होता है कि अच्छी हालत में। फुल ऑफ बीन्स, इसको ध्यान से समझते हैं, इसका मतलब तो वैसे ये है एनर्जेटिक, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है और बहुत ज़्यादा एनर्जी है काम करने की, तो वहाँ फुल ऑफ बीन्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये फुल ऑफ बीन्स एक्चुअली आया कहाँ से? घोड़े जो होते थे, जो हॉर्सेस होते हैं, उनको खाने के लिए बीन्स दिए जाते थे। अब जो घोड़ा जितने अच्छे से खाता था उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा होती थी, यानी कि ये फुल ऑफ बीन्स है, एनर्जेटिक है, बहुत ताकतवर है। तो बस वहीं से ये ईडियम आ गया, लोगों के लिए भी यूज़ होने लगा। फुल ऑफ बीन्स यानी एनर्जेटिक, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, वेरी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, so that's all for today. If you are still watching this video, that means you like the video. You can hit the like button. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।